अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद आर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 11 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक्चुअली नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। आज से हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी, भूगोल। पिछले जो 10 वीडियो आए थे वो हिस्ट्री संबंधित थे। हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। एक वीडियो सब लास्ट में हिस्ट्री का आएगा जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो कालक्रम के अनुसार घटनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हमें क्या देखना है, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ग्रहों को के अनुसार क्रम में लगाना। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, आप जानते हैं बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। तो याद रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पृथ्वी कौन से नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है तो याद रखेंगे 5th लार्जेस्ट है। ठीक है, अगला है दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम लगाना। तो सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह है, बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के कौन सा है, बुध है। और सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है सूर्य के, वह वरुण है। जो पृथ्वी है वह तीसरा सबसे पास का ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम लगाना। तो सर्वाधिक घनत्व आप जानते हैं पृथ्वी का है जिसमें हम रहते हैं, और सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। तो सबसे कम, उससे अधिक घनत्व है अरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर वरुण का, फिर मंगल का, फिर शुक्र का, फिर बुध का, और सर्वाधिक है पृथ्वी का। क्लियर हो गया। सबसे अधिक डेंसिटी किसकी है, पृथ्वी की है। सबसे अधिक घनत्व किसका है, पृथ्वी का है। द्रव्यमान के अनुसार, मास के अनुसार हमें लगाना है ग्रहों को क्रम में। तो मैं देखेंगे सबसे अधिक मास किसका है, बृहस्पति का है, फिर शनि का है, फिर वरुण का है, फिर अरुण का है, फिर पृथ्वी का है, फिर शुक्र का है, फिर मंगल और बुध का है। तो सर्वाधिक अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो वह बृहस्पति का है, और सबसे कम जो मास है, जो द्रव्यमान है, वह बुध का है, और पृथ्वी का 5वें नंबर का सर्वाधिक द्रव्यमान है। याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया गया है विभिन्न चट्टानों का, विभिन्न शैलों का। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चट्टान से किस चट्टान में परिवर्तित होकर कौन सी चट्टान बनती है, निर्मित होती है। जैसे अवसादी चट्टानों को रूपांतरण शैलों में अगर बदल जाएं वे तो उनका नाम क्या हो जाता है। जैसे शैल क्या है, वह एक अवसादी चट्टान है और वो बदल कर बनती है स्लेट। चूना पत्थर रूपांतरण के बाद बन जाती है संगमरमर। ठीक है, चौक और डोलोमाइट बन जाती है संगमरमर। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट, खूब पूछा जाता है, इन सबको याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानें किस प्रकार रूपांतरण होती हैं, इनका रूप ग्रेनाइट बदलती है नीस में, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में, बेसाल्ट सिस्ट में। क्लियर हो गया। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में बदलती है और सिस्ट में भी बदलती है। अब बात करते हैं रूपांतरित चट्टानें पुनः अगर रूपांतरित शैलों में बदले तो क्या बनती है। सिलेट बदल जाती में, फाइलाइट सिस्ट में, गैब्रो सर्पेंटाइन में, और कॉन्ग्लोमेरेट बचती है क्वार्टजाइट में। क्लियर, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल और उनसे कौन कौन से, उन बलों से कौन कौन से नए स्थल रूप बनते हैं उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी शक्तियां हैं। जैसे बहता हुआ जल या नदी है, ठीक है, वो कौन कौन सी क्रियाएं करेगी, या तो वह अपघर्षण करेगी, या घोलन करेगी, या सन्निघर्षण करेगी, या जल गति क्रिया करेगी। ठीक है, और इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। एक तो अपरदन होता है, दूसरा निक्षेपण होता है, यानी जब ही जमा होते। ठीक है, तो पहले बात करेंगे अपरदनात्मक क्रियाओं के कारण कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। तो बी आकार की घाटियां बनती हैं नदी और बहते हुए जल से। ठीक है, उससे क्या बनता है, गॉर्ज बनेगा या कैनियन बनेगा। जलप्रपात और छिप्रिका भी बनती है। नदी विसर्ग भी बनते हैं जिसे भियंडर भी बोला जाता है। क्रेस्टा या सूकर भी बनते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसके साथ ही निक्षेपात्मक अगर हम बात करें कौन से स्थल रूप बनते हैं निक्षेपण के कारण, तो सबसे पहले नदियों से आप जानते हैं जड़ोल पंख बनते हैं, जड़ोल शंकु बनता है, बालुका की पुलिन बनती है या बालुका तट बनते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं और प्राकृतिक बांध बनते हैं, बाढ़ का मैदान बनता है, साथ में डेल्टा बनता है। तो इसमें याद रखने वाला ये है सबसे ज़्यादा कि बी आकार की घाटियाँ किस कारण बनती है, नदी से। ठीक है, यह अपरदनात्मक स्थल रूप है। क्लियर। हिमानी, ये भी खूब पूछा जाता है। हिमानी से कौन कौन से आकार के स्थल रूप बनते हैं, तो आप जानते हैं अपरदन नामक क्रिया के कारण यू आकार की घाटियां बनती है हिमानी और हिमनद के कारण।
जबकि नदी के कारण वी आकार की बनती है। ठीक है, इसमें लटकती या निलंबित घाटियाँ बनती हैं, सर्क या हिमगह्वर बनते हैं। ठीक है, टॉर्न बनते हैं, एरिड बनते हैं। तो इसमें आप बस याद रखिए यू आकार की घाटी। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा भेद पीत सैल या रॉस मॉटने बनते हैं। ठीक है, फियोर्ड तट बनते हैं हिमनद के कारण। क्लियर हो गया। इसके साथ आप याद रखेंगे इनकी निक्षेपण से क्या बनता है, इनकी निक्षेपण से बनता है मोरैन या हिमोड़। ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पवन से क्या क्या होता है। तो पवन में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या तो अपवाहन होगा, या अपघर्षण होगा, या सन्निघर्षण होगा। इसके कारण क्या बनेगी, अपवाह बेसिन बनेगी या वातगर्त बनेंगे। इसके साथ ही भूस्तंभ बनते हैं, यारडंग बनते हैं, ये पूछा गया है जो ब्लू कलर से है। इसके साथ ही ड्राई कंटर बनते हैं, पुल या खिड़की का निर्माण होता है पवन के कारण। ठीक है, और निक्षेप के कारण जो धूल मिट्टी बालू उड़ाकर पवन ले जाती है उसको कहीं ना कहीं निक्षेपित करती है, कहीं ना कहीं पे इकट्ठा करके गिराती है। तो उससे क्या बनते हैं, उससे भी बाल का स्तूप बनते हैं, बारखन बनते हैं, रेत मुक्त कॉरिडोर बनते हैं, लोयस मैदान बनता है। तो कई बार पूछा गया है लोयस मैदान किस कारण बनता है, पवन के कारण बनता है। ठीक है, पवन जो निक्षेप जमा करती है उसी से बनता है लोयस। इसके साथ ही बारखन भी याद रखिएगा, यह एक स्थलाकृति है जो किसके कारण बनती है, पवन के कारण बनती है। आगे बात करते हैं सागरी जल के बारे में। इसकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो पहली बात तो आप जानते हैं सागरी जल क्या करेगा, गति क्रिया करेगा, अपघर्षण करेगा, सन्निघर्षण करेगा, उसमें घुलन क्रिया होगी और जलदाब क्रिया होगी। ठीक है, अब इनसे कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं वो देख लेते हैं। तो इससे बनता है खांच या दांत नाम की एक स्थलाकृति। ठीक है, कंदरा बनती हैं, प्राकृतिक चिमनी बनती हैं, वात छिद्र बनते हैं। ठीक है, तटीय क्लिफ बनती हैं। ठीक है, लघु निवेशिका बनती हैं, याद रखिएगा। इसके साथ इसके निक्षेप से और क्या क्या बन सकता है, पुलिन या बीच बनते हैं, बीच। ठीक है, और क्या बनेगा, स्पिट बनेगा, हुक बनेगा, टोम्बोलो याद रखिएगा। ठीक है, पंख युक्त शीर्ष स्थल बनते हैं, इन सबको आप याद रख सकते हैं। और ज्वरीय प्रवेश द्वार बनते हैं सागरी जल के कारण। आगे बात करते हैं भूमिगत जल के कारण क्या क्या बनता है। तो पहली बात, भूमिगत जल के कारण कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो एक तो घुलन क्रिया होगी, ठीक है, जलगति क्रिया होगी, अपघर्षण होगा। जो भूमिगत जल है वह भी गति करता है। ठीक है, इसके कारण घोल रंध्र बनते हैं, डोलाइन बनता है, परीक्षा में पूछा गया है। युवाला बनता है, अगर पूछा जाए युवाला जो स्थलाकृति है वो किस कारण बनती है, आपको विकल्प दे दी जाए भूमिगत जल, सागरीय जल, नदी, हिमनद, तो आपका उत्तर होगा भूमिगत जल। क्लियर। और इसके निक्षेप से क्या बनता है, इसके निक्षेप से बनता है स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ परीक्षा में पूछा गया है, तो इन सबको आप याद रखेंगे। ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है। समस्त पृथ्वी पर कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पाए जाते हैं, और जो क्रस्ट है, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो पृथ्वी है उसका 30 किलोमीटर का हिस्सा अगर हम देखें जिसे क्रस्ट कहा जाता है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर हम समस्त पृथ्वी की बात करें, सर्वाधिक पाया जाता है लोहा, कितना 35.5%। वहीं अगर क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, 46.8%। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। क्रस्ट पूछा गया है कि समस्त पृथ्वी पूछी गई है, तो देख लीजिए। अगर समस्त पृथ्वी की बात करें तो सर्वाधिक पाया जाता है लोहा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकल। ठीक है, 5 याद रखिएगा क्रम से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके साथ ही क्रस्ट में 5 याद कर लीजिए क्रम के साथ। सर्वाधिक ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, मैग्नीशियम है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए क्रमवार। सबसे कम अर्थ क्रस्ट में आप देख सकते हैं सोडियम है और इधर एल्युमिनियम है। अभी हमने ऊपर चट्टानों को पढ़ा था, तो हम देख लेते हैं कि रासायनिक जो संरचना होती है उसकी दृष्टि से जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। अम्लीय चट्टानों की विशेषता क्या है, इसमें बालू या सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। ठीक है, शेष एल्युमिनियम मैग्नीशियम होता है और क्षार पदार्थ और चूना होता है। ठीक है, तो यानी इसमें सर्वाधिक अगर अम्लीय चट्टान है तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होगा, सिलिका का होगा, बालू का होगा। याद रखना है 65%। ठीक है, कौन कौन सी अम्लीय चट्टानें मुख्य रूप से होती हैं, तो वे होती हैं, उनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट याद रखिएगा, ठीक है, रायोलाइट याद रख सकते हैं, और पिचस्टोन याद रखेंगे, साथ में ऑब्सीडियन याद रखेंगे। कई बार पूछा गया ऑब्सीडियन, याद रखना है। बात करते हैं क्षारीय सेलों की, तो बिल्कुल उल्टी होती है जैसी अम्लीय सेलें होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सिलिका और बालू की मात्रा होती है वह अम्लीय सेलों की तुलना में कम होती है। कितना परसेंटेज होता है, इसमें होता है 45 से 55%, जबकि उसमें होता है 65 से 85% तक।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट और गैब्रो, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। फ्यूजियामा खूब रिपीटेड है, आप जानते हैं कहाँ है? जापान में है, ठीक है। यह जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है आपका मेयाना, यह फिलीपींस में है। माउंट एरेबस, यह कहाँ पे? अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में। माउंट एटना, यह सिसिली द्वीप में है, इटली में। माउंट पीली, मार्टिनिक द्वीप, मार्टिनिक द्वीप कहाँ पड़ता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में विसुवियस, याद रखिएगा, नेपल्स की खाड़ी, इटली में है, ठीक है। स्ट्रोम्बोली याद रखिएगा, लेपारी द्वीप, भूमध्य सागर में। स्ट्रोम्बोली को ही कहा जाता है प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। हेक्ला और लाकी, ये दो ज्वालामुखी हैं जो पाए जाते हैं आइसलैंड में, ठीक है। यहाँ खाई लाकी लिखा है, हेक्ला भी यह एक ज्वालामुखी है जो आइसलैंड में पाया जाता है। कटमई, कटमई की पहाड़ियाँ अलास्का में है, इसलिए कटमई का ज्वालामुखी भी कहाँ है? अलास्का में है, ठीक है। माउंट रेनियर, माउंट सस्ता, ये सब यूएसए में है। इक्वाडोर का सबसे प्रमुख है चिम्बारेजो, अभी हाल में सांगे ज्वालामुखी भी इक्वाडोर का चर्चा में था। उसके साथ याद रखेंगे ओजस डेल सेलेडो, ये अर्जेंटीना चिली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। पोपो कैटेपिटल, यह मैक्सिको में है। पैराकुटिन भी खूब पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ये कहाँ है? मैक्सिको में है। तो मैक्सिको में देखिए दो हैं, पोपो कैटेपिटल और पैराकुटिन, ठीक है। मोनोलोवा याद रखेंगे, हवाई द्वीप, यूएसए में है, ठीक है। देवबंद कहाँ है? ईरान में है। को सुल्तान भी ईरान में है, ठीक है। माउंट पोपा कहाँ पर है? म्यांमार में। एलबुर्ज कहाँ पर है? जॉर्जिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा गया है, माउंट ताल और माउंट पिनाटुबो, ये दोनों कहाँ पर हैं? फिलीपींस में है, ठीक है। माउंट ताल और पिनाटुबो दोनों पूछे गए हैं। इसके साथ याद रखेंगे किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका में। माउंट कीनिया, यह कीनिया प्रदेश में है, केन्या प्रदेश में है। माउंट कैमरून, ये कहाँ पर है? कैमरून, अफ्रीका में। क्राकाटायो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया का, ठीक है। सेंट हेलेंस याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? कास्केड रेंज में पड़ता है, जो कास्केड पर्वत श्रेणी है यूएसए की, वहाँ पर पड़ता है सेंट हेलेंस, ये पूछा गया, याद रखना है, ठीक है। पकाया याद रखेंगे है ग्वाटेमाला में है। उसके साथ याद रख सकते हैं आप आइजा फ्लाजा, ये कहाँ पर है? आइसलैंड में है। टिनाकुला, ये कहाँ पर है? सोलेमन द्वीप में है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका विल्ला टीका, यह चिली में है। रूहा पेई न्यूजीलैंड में है। पारिकन मैक्सिको में, ठीक है, याद रखना है। पारिकन कहाँ पर है? मैक्सिको में है। और मैक्सिको में ये भी हमने पढ़ा था, पैराकुटिन कहाँ पर है? वह भी मैक्सिको में है। तो पैराकुटिन और पारिकन ये दोनों ही मैक्सिको में है, ठीक है। असामा कहाँ पर है? जापान में है। फ्यूजियामा हमने अभी पढ़ा था, वह कहाँ है? जापान में है, याद रखेंगे। चिल्लन कहाँ पर है? चिली में है। और बार ज्वालामुखी पड़ता है कास्केड श्रेणी यूएसए में, याद रख पाएंगे। सेंट हेलेंस और बार ज्वालामुखी दोनों ही कास्केड रेंज यूएसए में पड़ते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल शांत ज्वालामुखी के, एक्सटेंट ज्वालामुखी के, इसका मतलब एक्सटेंट ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होंगे जिसमें काफ़ी लंबे समय से, आपका ऐतिहासिक काल से उसमें कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, उद्गार नहीं हुआ है, और निकट भविष्य में भी उसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है। इस तरह के ज्वालामुखी कहलाते हैं शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ईरान के दो हैं, देवबंद और कोह सुल्तान, याद रखेंगे। अभी हम पढ़ चुके हैं पोपा कहाँ पर है? माउंट पोपा म्यांमार में। किलिमंजारो तंजानिया में, ठीक है। चिम्बारेजो इक्वाडोर में। उसके साथ एंडीज पर्वत श्रेणी एंकाकागुआ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अंतर पर्वतीय पठार, ठीक है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। ये पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं, ठीक है। भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत, अत्यधिक जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट में प्रश्न पूछी जाए तो देखिए यहाँ से एक अच्छा स्टेटमेंट तैयार होता है, याद रखेंगे। बोलीविया व पेरू के पठार, एशिया माइनर का पठार, कोलंबिया का पठार, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। एशिया माइनर आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। मैक्सिको का पठार इसी के उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा तिब्बत का पठार इस प्रकार के पठार का सर्वप्रथम या सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसमें प्रथम लिखा यहाँ पर होगा, सर्वप्रमुख उदाहरण है, जो उत्तर में क्विनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो यह है आज का सेशन। कल हम इंपॉर्टेंट झीलों वगैरह को पढ़ेंगे, तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।